Hello, ninth class. My dear students, a very warm welcome to all of you to our channel. Today, I'm going to start with the one short revision of chapter 2 सेल चैप्टर की रिवीजन करें. इसमें कॉन्सेप्ट्स को तो शॉर्ट में रिवाइज करेंगे. उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जो जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, नाइन्थ के एग्ज़ाम में, टेंथ बोर्ड में, तो वो हर टाइप के क्वेश्चंस हम इस इन पर्टिकुलर सीरीज ऑफ वीडियो के थ्रू कवर करेंगे. सो आई एम श्योर अगर आप ये कर लेते हैं, जो लास्ट मिनट पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, तो अगर वो ये कर लेंगे तो दे विल गेट थ्रू वेरी इजीली, वेरी कंफर्टेबली. काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस दे रखी हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं. जैसे कि सबसे पहले दे रखा है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स. सेल के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हम स्ट्रक्चर पढ़ें, फंक्शन पढ़ें, तो दैट ऑल कम्स अंडर साइटोलॉजी. ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. मतलब सेल एक बहुत छोटा टाइनी स्ट्रक्चर होता है. नॉर्मली ऑल द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक. तो उसके अंदर भी जो छोटे छोटे पार्ट्स, जो उसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उनको हम ऑर्गन नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वेरी वेरी टाइनी साइज बहुत छोटा है, इसीलिए ऑर्गेनेल बोल रहे हैं. कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑर्गन क्यों नहीं बोलते, ऑर्गेनेल क्यों बोलते. ठीक है. देन वेसिकल्स क्या होती हैं? दे आर अ राउंड और स्फेरिकल बॉडीज. राउंड या स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिनके अंदर ना टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है या कोई फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन्स होते हैं. वो ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं, कि जैसे एक सामान को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना है, जैसे गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स होते हैं. तो ये सब काम ये वेसिकल्स करते हैं. सो दे आर राउंड और स्फेरिकल बॉडी फिल्ड विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल और इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सेल के अंदर तो हो गया इंट्रा सेलुलर. अगर सेल के अंदर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा सेल्यूलर, विद इन द सेल. ठीक है. ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा. इंट्रा सेलुलर मीन्स विद इन द सेल. सेल में ही एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, कोई केमिकल, कोई कंपाउंड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अगर दो सेल्स के बीच में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट इंटर सेल्यूलर. बिटवीन, within the cell intracellular, and between cells इट वुड बी इंटरसेल्यूलर. ठीक है. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विद इन द सेल और इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होगा? जो सेल के सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है, कोई भी हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी स्पेस है, कभी भी वो चीज़ खाली नहीं है. इट इज़ नेवर एम्प्टी. इट इज़ ऑलवेज ईदर फिल्ड विद सम काइंड ऑफ टिश्यू और सम काइंड ऑफ फ्लूइड. कभी भी आपकी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, मेरा मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग सेल जो है, कभी भी उस वो या उसके आसपास का जो स्पेस है वो खाली नहीं होता. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. कई बार जब हम सेल पढ़ाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मतलब ये जो ऑर्गन्स हैं ये अपने जगह पे फिक्स कैसे रहते हैं. तो भाई सेल के अंदर मैट्रिक्स होता है, सब्सटेंस होता है, उसी को तो हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस, जिसकी वजह से सारे सेल ऑर्गेनल्स अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं. तो थोड़ी कि सेल इधर हो गया तो सारे के सारे लुढ़क के एक तरफ आ गए, ऐसे हो गया तो सब नीचे बैठ गए, ऐसे हो गया तो सब इधर चले गए. ऐसे नहीं होता. सेल में मैट्रिक्स होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, विच वी कॉल साइटोप्लाज्म. तो ऐसे ही हर बॉडी में हर जगह पे कहीं भी खाली स्पेस नहीं होता है. या तो वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है या कोई टिश्यू होता है. तो ओके, ये हो गया. मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज द कोलॉइडल, अभी मैंने बोला ना, द कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल विच कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड मीडियम. मतलब मैट्रिक्स क्या है? कोलॉइड है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जेल लाइक सब्सटेंस है, जो कि किसी भी टिश्यू में, किसी भी सेल में, किसी भी चीज़ में प्रेजेंट होता है उस चीज़ को फिलअप करने के लिए, जहाँ पे कि ना बाकी सारे सेल के ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होंगे. सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो सेल का जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके अंदर वो सारे सेल ऑर्गेनल्स अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं. So you can also say that it also gives a particular shape to the cell, क्योंकि इसकी वजह से सेल जो है वो डी शेप नहीं होता है. और दूसरी चीज़, it gives a particular space, a particular place to every cell organelle.
देन एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या हैं? बायोकैटलिस्ट हैं विच ऑल्टर द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स अंडरगोइंग एनी चेंज। तो बायोलॉजी में मतलब लाइफ में जो भी हमारे लाइफ के रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं लेकिन वो बायोलॉजिकल, किसी बायोलॉजिकल बीइंग के अंदर हो रहे हैं, मतलब लिविंग बीइंग के अंदर हो रहे हैं, इसलिए उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, ये क्लियर है ना? सेम रिएक्शंस है, केमिकल है लेकिन इन लिविंग एंटिटी के अंदर हो रहे हैं, लिविंग सेल के अंदर वो दे आर टेकिंग प्लेस, दैट इज व्हाई वी कॉल देम बायोकेमिकल रिएक्शंस। सो एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? ऑल्टर। दे ऑल्टर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, दैट मीन्स ईदर दे इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन और दे डिक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, दोनों चीज करते हैं एंजाइम्स। और खुद अनचेंज रहते हैं। सो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक? दे देमसेल्व्स डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर आल्सो सर्टेन केमिकल्स, प्रोटीन्स हैं, दे आर बेसिकली the secretions of an exocrine or an endocrine gland, that is ductless glands, these are known as hormones. इसके डिटेल्स आप बाद में पढ़ेंगे 10th में। ATP, ATP इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ATP क्या है? इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी का मतलब ये हो गया कि सेल के पास जो एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। सेल अपनी पूरी एनर्जी को ATP की फॉर्म में स्टोर करता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन के थ्रू ये एनर्जी मिलती है, सेल को जेनरेट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP में स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना सेल का, तो ये ATP जब सेल को चाहिए होती है एनर्जी, तो ये ATP में से ना एक पी निकल जाते हैं, जैसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, मतलब फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो क्या होगा? सेल को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट बन जाता है। फिर सेल को और थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये क्या बन जाता है? AMP, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से सेल एनर्जी को यूज़ करता है, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता जाता है, सेल को एनर्जी मिलती जाती है और दोबारा से ये रिकंस्ट्रक्ट होता है। जब सेल एक्सटर्नल सोर्स से अपनी एनर्जी को सिंथेसाइज करता है तो ये दोबारा से रीफॉर्म हो जाता है, AMP ADP में कन्वर्ट होता है, ADP ATP में कन्वर्ट होता है, फिर सेल उसको स्टोर कर लेता है। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। जीन्स, जीन्स क्या है? जीन्स आर दी हेरिडिटरी यूनिट्स ऑफ अ क्रोमोसोम विच आर मेड अप ऑफ DNA। DNA जो है दे आर, सॉरी जीन्स जो हैं दे आर दी हेरिडिटरी यूनिट्स, ये ध्यान रखिएगा, हेरिडिटरी यूनिट्स हैं और क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होती हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ DNA। DNA आपका क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 2 न्यूक्लिक एसिड पढ़े हैं ना आपने, DNA RNA, DNA हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ अब आ गए, अब ये थोड़ी सी हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम आ गए कॉन्सेप्ट्स पे। तो सबसे पहले सेल, सेल के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है, अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि सेल थ्योरी आपको पता है, सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लीडन श्वान ने दी थी, श्लीडन श्वान ने दी थी और फिर बाद में रॉबर्ट वर्शाव ने उसमें, सॉरी रुडोल्फ वर्शाव ने उसमें एक पॉइंट ऐड ऑन किया था। वो तीनों पॉइंट जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है कि सारे जो सबसे पहले एम जे श्लीडन जो थे ये एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने 1838 में क्या प्रपोज किया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर श्वान जो थे इन्होंने 1839 में, ही वॉज अ जोलॉजिस्ट, इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है, इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये हो गया सेल थ्योरी का सेकेंड पॉइंट। ठीक है, ये सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं। अगर आपसे सेल थ्योरी पूछी जाएगी, सेल थ्योरी क्या है, किसने प्रपोज की, तो सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं, 3 पोस्टुलेट्स हैं। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। सेकेंड है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड थर्ड जो पॉइंट है विच वॉज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्शाव, इन्होंने क्या बोला कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और देखो इन्होंने 20 साल बाद ये पॉइंट दिया। सेल थ्योरी जो पूरी अपनी फुल फॉर्मेशन में आई दैट वाज इन 1858। इन दोनों ने कब प्रपोज किया था? देखो 1838 और 1839 में। रुडोल्फ वर्शाव ने 20 साल बाद एक और बड़ी
परफेक्ट स्टेटमेंट एड ऑन की और ये सेल थ्योरी परफेक्ट हो गई। सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब आप समझते हैं, ओमनिस सेलुला सेलुला, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेल बन रहा है वो कहाँ से बनेगा? वो हवा में से नहीं टपकेगा, भगवान जी उसको आपको गिफ्ट नहीं दे रहे हैं किसी प्लेटर पे रख के। वो जो सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं के थ्रू बनता है। मतलब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, कोई भी तरीके की रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन सेल जो है वो कहाँ से आएगा? अपने पेरेंट सेल में से ही निकल कर आएगा, पेरेंट सेल के थ्रू ही नया सेल बनेगा। इट वॉन्ट फॉल डाउन फ्रॉम एनीवेयर एल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट सेल थ्योरी में एड ऑन किया था रुडोल्फ वर्शाउ ने। एंड व्हाट डिड ही से? दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ये वर्ड जो है ना, टर्म जो है प्री एग्जिस्टिंग, ये ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि वो पहले लिखते हैं कि दी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, कुछ भी लिख देते हैं, मतलब ऊट पटांग वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो आपको यूज़ नहीं करना। आपको बोलना है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की मतलब सेल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी में से नया सेल बनता है। ओके। रॉबर्ट हुक का क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ये आपको पता है। किस में ऑब्जर्व किया था? इन अ स्लाइस ऑफ डेड कॉर्क। कॉर्क की एक स्लाइस में उन्होंने देखा था, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर उन्हें नजर आया, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो दिखे रूम लाइक, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया सेल। So in 1665, he observed honeycomb-like structure in a slice of dead cork. They looked like small rooms, in Latin called cellula, so he named them cells. Then Anton van Leeuwenhoek, इनका क्या contribution है? He observed microscope, एक्चुअली इन्होंने सबसे पहली प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप डेवलप की थी। तो ही ऑब्जर्व माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन वाटर बाय यूजिंग हिज ओन माइक्रोस्कोप विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बाइकॉन्केव लेंस। सो ही वाज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स थ्रू अ माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स देखे, उनको नाम दिया, लेकिन उन्होंने क्या देखे? डेड सेल्स देखे थे, स्लाइस ऑफ डेड कॉर्क में देखे थे। कॉर्क समझते हो आप? जो आजकल तो होम्योपैथी की बॉटल्स में प्लास्टिक के ढक्कन आने लगे हैं, पहले होम्योपैथी की बॉटल्स पे ना कॉर्क लगा हुआ आता था, क्योंकि वो वुडन स्ट्रक्चर होता है एक। जो बहुत महंगी अल्कोहल की बॉटल्स आती हैं उनमें भी कॉर्क होता है, वाइन की बॉटल्स में, तो वो कॉर्क होता है, ठीक है। ओके, सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल्स ऑब्जर्व किए, कॉर्क सेल्स, और एंटन वन लियोवेनहोइक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। श्लीडन श्वान हो गया, रॉबर्ट वर्शा हो गया। यहाँ पे सबसे छोटा सेल दे रखा है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा सेल दे रखा है, देखो सबसे छोटा सेल कौन सा हो गया? माइकोप्लाज्मा, इट्स टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सबसे बड़ा सेल हो गया ऑस्ट्रिच का एग सेल। सबसे लंबा सेल हो गया हमारा नर्व सेल, इट कैन गो अप टू 1 मीटर इन लेंथ। सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। वेरी का मतलब चेंज, ठीक है। वेरी का मतलब होता है चेंज, कि सेल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं अपनी फंक्शंस के हिसाब से, कि कहाँ पे क्या पर्टिकुलर फंक्शन उन्हें परफॉर्म करना है, उस हिसाब से वो अपनी शेप अटेन करते हैं, उस तरीके से उनकी डिफ्रेंसिएशन होता है। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे WBC। WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी अमीबॉइड शेप होती है, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको ना बहुत नैरो कैपिलरीज में से स्क्वीज होकर निकलना पड़ता है, और कई बार जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बाहर निकल जाते हैं वो, और क्योंकि एनिमी को फाइट करना है, जो फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बॉडी को अटैक कर रहे हैं उनसे फाइट करना है, फैगोसाइटोसिस करना है, किल करना है उन सेल्स को, तो वो बाहर निकल जाते हैं। और जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो बाहर निकलते हैं, कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज आउट कर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। डायपेडेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ WBC स्क्वीजिंग आउट थ्रू द नैरो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज टू फाइट द फॉरेन इन्वेजन, या टू फाइट द बैक्टीरियल अटैक, या जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स का अटैक है उसको फाइट करने के लिए दे स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरीज। तो ये WBCs बहुत तरह के होते हैं, वो आप सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे 10th क्लास में। तो ये हो गए WBCs। अमीबॉइड हैं ये, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव हैं ये। नेक्स्ट हो गए RBCs। RBCs जो हैं ये डबल डिस्कॉइड होते हैं, मतलब ना जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा का बेस चारों तरफ से स्वॉलन होता है, बीच में से थोड़ा पिचका हुआ होता है, उस तरीके से होते हैं ये RBCs। बाइकॉनकेव होते हैं, बीच में से थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं, और जो एजेस होती हैं उनकी सर्कुलर होते हैं, और जो एजेस होती हैं वो स्वॉलन होती हैं। और जो मैच्योर RBCs होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बहुत बड़ा एक
स्ट्रेंथ है उनकी, ताकि वो ऐसे फोल्ड होके आराम से, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता है किसी भी सेल में, तो उनके अंदर मैच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो बहुत आराम से फोल्ड होके बहुत नैरो नैरो कैपिलरीज के थ्रू पास कर जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीसीज के पास ऐसी क्या गिफ्ट है, ऐसी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है विच अलाउज देम टू मूव थ्रू नैरो कैपिलरीज। तो ये हो गया कि मैच्योर आरबीसीज जो हैं दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता उनके पास, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वो अपनी जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं वो उसको खुद ही यूज़ कर लेंगे, वो तो सिर्फ कैरी करते हैं, यूज़ नहीं करते ऑक्सीजन को। ओके, तो ये हो गया आरबीसीज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नर्व सेल की बड़ी स्पेसिफिक पर्टिकुलर ये एक यूनिक शेप होती है ना। नर्व सेल जैसा तो कोई नहीं होता दूसरा सेल, इट इज़ रियली यूनिक। ये आपको पता है कि ये यहाँ तक ये जो होता है ये हेड बॉडी होती है, साइटोन होता है, और ये जो पूरा नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टेल, है ना। ये होता है हेड या साइटोन सेल बॉडी, और नीचे वाला पोर्शन टेल होता है। ये काफ़ी लंबे होते हैं। ये क्यों हैं इतने लंबे? ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह में बॉडी में इम्पल्स को कंडक्ट कर सकें। यहाँ से जो है ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये नर्व इम्पल्स को कैच करते हैं, और ये क्या है, ये एक्सॉन एंडिंग्स हैं। ये एक्सॉन एंडिंग्स जो है एक दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स से अटैच होती हैं। मतलब यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर नर्व सेल होगा जिसके कि ये डेंड्राइट्स जो निकल रहे हैं ना, ये कहाँ अटैच हो जाएंगे, इसकी एक्सॉन एंडिंग्स के साथ जॉइन हो गए। मतलब ये एक्सॉन एंडिंग हो गई, ये दूसरे के डेंड्राइट हो गए, तो इन्होंने क्या किया, मैसेज पास किया। एक्चुअली दे नेवर टच ईच अदर, इनके बीच में हमेशा एक माइक्रोस्कोपिक गैप रहता है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में। ओके, तो ये नर्व सेल्स हो गए, ठीक है। नर्व सेल को क्या बोलते हैं हम? नर्व सेल का स्पेशल नेम होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। नर्व सेल इज नोन एज अ न्यूरॉन। डब्ल्यूबीसी देख लिया आपने। मसल सेल, ये स्मूथ मसल सेल है, एक्चुअली स्पिंडल शेप्ड है। ये स्मूथ मसल सेल है। इसकी शेप कैसी है? स्पिंडल शेप। ये आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सीबीएसई में तो है, आपके में पता नहीं है कि नहीं। स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। फिर ये गार्ड सेल्स की शेप है, देखो ये कैसे हैं, बीन शेप्ड। ये एक गार्ड सेल है और ये दूसरा गार्ड सेल है, दो गार्ड सेल्स हैं। ये इनकी स्पेशल शेप हो गई, ये कैसे हैं, बीन शेप्ड है ना, राजमा जैसे है ना, बीन शेप्ड हो गए, किडनी शेप्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स हैं। इनके बीच में ये जो ओपन पोर है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमा, स्टोमेटा। स्टोमा इज सिंगुलर, स्टोमेटा इज प्लूरल। ओके, एंड ये मसल सेल्स जो हैं दे आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल बनाते हैं, मतलब एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के सेल्स हो गए अपने फंक्शन के हिसाब से। अब देखो, नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन में इम्पल्स पहुंचाते हैं और ब्रेन से वापस ऑर्डर लेके आते हैं कि हाँ अब हमें ऐसा फील हो रहा है, अब क्या करना है, तो ऑर्डर लेके आते हैं ब्रेन से। ये नर्व सेल्स का काम हो गया। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, किस लिए? मूवमेंट को एनेबल करने के लिए। अगर हमारी मसल्स मूव नहीं करेंगी, स्टिफ हो जाएंगी, तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसीज किस क्या होती है? दे हेल्प, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थ्रू वेरी वेरी माइन्यूट कैपिलरीज। बीन शेप ऑफ गार्ड सेल्स हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड exchange of gases, again oxygen and CO2. Xylem and phloem are elongated cells, they help in conduction of water and mineral in plants. हाँ, xylem phloem का यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा, they are also very very unique cells and they help in conduction of water and mineral in plant cells. ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। अब ये हो गया। अब ये सेल थ्योरी हो गई। सेल थ्योरी का हमने पहले ही बात कर ली। सेल थ्योरी का क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं कि सेल थ्योरी 1839 में दी गई थी बाय श्वान एंड स्लीडन, लेकिन रुडोल्फ वर्शा 1858 ही मेड एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू दिस थ्योरी बाय सेइंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आपकी हो गई सेल थ्योरी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, अब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम। तो सेल के स्ट्रक्चर के तीन मेन पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो क्या है? सबसे पहले आउटर जो कवरिंग है, एनिमल सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो उसका जो मैट्रिक्स होती है साइटोप्लाज्म, जहाँ पे कि सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। दे साइटोप्लाज्म इज द सीट वेयर ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, इट इज़ द प्लेस वेयर द ऑल द ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है भाई? सेंट्रल राउंड स्फेरिकल बॉडी जो कि सेल के सारे मेटाबॉलिज्म को, सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है, द कंट्रोल सेंटर। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स, मतलब एनिमल में भी प्लांट में भी। इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल, इट इज़ थिन इलास्टिक एंड लिविंग मेम्ब्रेन, इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें जो पोर्स होते हैं ना, वो कुछ मटेरियल्स को तो पास, पोर्स का जो साइज़ होता है वो कुछ मटेरियल्स को उनके थ्रू पास होने देता है, बाकियों को रोक देता है कि नो, यू आर नॉट अलाउड, योर एंट्री इज़ नॉट अलाउड। तो ये क्या हो गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम इसको, मतलब कि कुछ को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए हम आजकल एक बेटर वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये डिफरेंशिएट कर लेता है कि किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, सो वी कॉल इट डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, so it is fine pores through which materials can enter or exit. It allows certain materials to pass through it, hence it is known as semi permeable membrane or differentially permeable membrane. And it is composed of lipids and proteins. ये जो इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, ये एक आपको एक रफ सा स्ट्रक्चर दे रखा है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर पहले कुछ सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, फिर उसके बाद और लोगों ने इम्प्रूव किया है इसका स्ट्रक्चर, लेकिन अभी जो डैनियली एंड डेविसन का हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका एक सैंडविच मॉडल होता है इसके स्ट्रक्चर का, कि दोनों तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ और यहाँ पे, इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स की लेयर होती है, ठीक है। ये सपोज सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो ये सेल का बाहर की तरफ हो गई, ये सेल के अंदर का तरफ हो गया, मतलब कि यहाँ पे सेल का मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इनर साइड हो गई, ठीक है। ये आउटर साइड हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ, और ये इनर साइड हो गई। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पे होगा क्या, एक मिनट, आई चेंज द कलर। हाँ, बाहर की तरफ भी प्रोटीन्स हैं, मतलब कैसे होता है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ भी प्रोटीन है, अंदर की तरफ भी प्रोटीन है, बीच में लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स किस फॉर्म में होते हैं? देखो इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है एक सर्कल, और इसमें ये निकल रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे बने ना सर्कल्स, और उसके दो टेंटिकल्स से निकल रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या है? टेल और हेड है फैट्स का। लिपिड्स हैं, फैट्स होती है ना, लिपिड्स होती हैं। तो ये इसका हेड है, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जो उसका हेड है, और ये उसकी टेल है। और यहाँ से देखिए तो यहाँ हेड है, यहाँ टेल है। तो इस तरीके से ये अरेंज होते हैं प्रोटीन्स की दो लेयर्स के बीच में, दो फैट की लेयर होती है, लिपिड्स की लेयर होती हैं। एंड ये जो इनका हेड है, जो सर्कुलर हेड होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर लविंग, ठीक है। और ये जो टेल होती है, आई अगेन यूज अ डिफरेंट कलर, ये जो टेल है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये कैसा होता है? इट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर को पसंद नहीं करता, फोबिया है पानी से, तो ये वाटर को लाइक नहीं करता। मैं थोड़ा सा आपका ऐसे स्ट्रक्चर बता रही हूँ, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आपको पता ही है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, अलाउज सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू and stops the entry of other materials. Then cytoplasm. साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म क्या है भाई? इट इज़ द बेसिक जेली लाइक मैट्रिक्स ऑफ द सेल, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे कि सारे बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं, दे टेक प्लेस। सेल के जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस, दे ऑल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल के अंदर उसके बीच में जो भी स्पेस है, वहाँ पे पूरे में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इट इज़ अ सेमी ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड। इसके फंक्शंस क्या है? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, एक्सेट्रा इसी में होता है।
It also stores some chemicals such as amino acids, glucose, etc. It is the site for biochemical reactions and it is the site where all the cell organelles are also present. अब तीसरी बात आ गई हमारी सेल ऑर्गेनेल्स की. अब सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं. तो लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स. अब सेल ऑर्गेनेल्स कितने सारे होते हैं? बेसिक्स आपको पढ़ने हैं. सबसे पहला हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ एन इरेग्युलर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स. पूरे सेल में इस तरीके से फैला होता है. ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको डायग्राम दिख रहा है. ये है क्या एक्चुअली? इट गिव्स अ बेसिक स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल. सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है. नो डाउट साइटोप्लाज्म भी सेल को एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो सेल को थोड़ी सी शेप दे रहा है, लेकिन स्पॉन्जी हो जाएगा ना सेल अगर सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट एक्ट्स एज अ स्केलेटल फ्रेमवर्क. तो सेल जो है अब थोड़ा सा अपनी शेप को होल्ड करता है. ऐसे नहीं कि कहीं से भी आपने उसको स्क्वीज़ कर दिया तो वो जेली की तरह स्क्वीज़ हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. अब उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया है विच इज़ बेसिकली अ स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर एंड अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स. तो ये क्या करेगा? एक तो उसको सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है. दूसरा, सेल में जो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, सेल का इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन्स जा रहे हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स जा रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, तो वो किसके थ्रू जा रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कुछ नहीं है, सिंपल एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर अटैच्ड नहीं है, इसलिए वो स्मूथ है, चिकनी है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें क्या है? ग्रैन्युलर लाइक सरफेस है, उसका दानेदार सरफेस है, ऐसा लगता है रफ है, वो स्मूथ नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे क्या अटैच्ड है? राइबोसोम्स. छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं जो कि क्या कहलाते हैं? राइबोसोम्स. तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सारे हमने फंक्शंस आपको बोले, नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो थे. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं उसमें जो स्मूथ वाले हैं वो सारे आ जाएंगे. एक और फंक्शन ऐड ऑन हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि राइबोसोम्स जो है दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो क्योंकि राइबोसोम अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके अटैच हो गए तो वो क्या बन गई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गई. तो वो भी इनडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करिए, तो उसका फंक्शन भी आप ये लिख सकते हैं, सपोर्टिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इरेग्युलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मोस्टली कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मतलब इसका होता क्या है कि एक सिरा साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है. तो ये भी है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में भी जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है इतने सारे केमिकल्स का, मटीरियल्स का, दैट इज ऑल्सो डन थ्रू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Functions हो गए, it is a supportive framework of the cell. It acts as a channel for the transport of different metabolites within and in between the cell. Within the cell, cell के different organelles के बीच में transportation कर रही है. और मैंने आपको बता दिया कि राइबोसोम्स होते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको ये रफ सा एक स्केच दे रखा है, आपको नजर आ रहा होगा. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी? हमारी पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस क्यों है? पावर हाउस क्या होता है? जहाँ पे बिजली बनती है उसी को तो पावर हाउस बोलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बनती है, सप्लाई होती है. फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास एटीपी जनरेट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को जनरेट करता है. इसका फंक्शन क्या है? टू एक्ट एज अ सीट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. सेल की रेस्पिरेटरी सेंटर है. जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है? हमारे लंग्स. तो सेल के पास जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ पे ये रेस्पायर करते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, सिंथेसाइज होती है एनर्जी एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जब ज़रूरत होती है उसको रिलीज करते हैं. तो दिस माइटोकॉन्ड्रिया डबल वॉल्ड, रॉड लाइक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये आपको इसका ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का. इस तरीके के होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स. और यहाँ पे ये कट करके दिखा रखा है, आधा ऐसे कट किया है कि अंदर क्या है. डबल वॉल्ड है, डबल वॉल्ड है, आपको दिख रहा है. ये जो है ये जो बाहर वाली ये वॉल है ये आउटर वॉल है. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है इसकी. और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को मैं ब्लू से करती हूँ. देखो इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ इनवर्डली फोल्डेड. आपको दिख रहा है अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं ना, उसी तरीके से ये अंदर फोल्डेड है.
ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं अंदर की तरफ, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। और इनके अंदर छोटे छोटे ना ऐसे बैडमिंटन के, ऐसे टेनिस शेप, टेनिस के रैकेट जैसे ऐसे पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे ये अटैच्ड है। इस तरीके से मैं बना देती हूँ, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे अटैच्ड होंगे। तो इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। डीएनए की एक स्ट्रैंड देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे बीच में पड़ी रहती है। फिर मैट्रिक्स हो गई, उसके क्रिस्टे हो गए, ऑक्सीसोम्स हो गई है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्ड्स इनटू क्रिस्टे। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इनर वॉल इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे एंड इनर चेंबर इज आल्सो फिल्ड विद मैट्रिक्स में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी ऑर्गेनल या कोई भी ऑर्गन कभी भी खाली नहीं होता है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी एम्प्टी स्पेस कभी नहीं होता है। इधर इट इज़ फिल्ड विद सम जेली लाइक सब्सटेंस और सम फ्लूइड, या कोई फैट टिश्यू होगा या एरियोलर टिश्यू होगा या एडिपोज टिश्यू होगा, मतलब कुछ ना कुछ फिल्ड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स, ये आप समझ रहे हैं कि हम ये रिवीजन कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट रिवीजन है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम जरूर कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आ जाता है। ओके, अब आ गए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हैं? छोटे छोटे ग्रैनुलर, स्मॉल राउंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ईदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरएनए के अंदर, सॉरी, राइबोसोम्स के अंदर आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स अलग अलग तरीके के होते हैं। 70S राइबोसोम्स होते हैं, 80S राइबोसोम्स होते हैं। ये इनके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तब भी ये चीज़ काम आती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो एडवांस होते हैं उनमें 80S राइबोसोम्स होते हैं। इनके भी सेगमेंट्स का फिर अलग अलग होता है, वो हम अभी नहीं जा रहे हैं उसमें डिटेल में। डिटेल में पढ़ना है तो आपको सिलेबस अवेलेबल है ऐप पे, है ना, पूरा सिलेबस अवेलेबल है। अभी डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहा है, डिस्काउंट दिया हुआ है मैंने अभी, यू कैन गो एंड चेक आउट। ओके, गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी क्या है? दे आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग, इसमें तीन चीज़ होती हैं, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स। अब देखो, सबसे पहले क्या है, ये जो सारे सिस्टने हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या हैं? ऐसे इस तरीके के ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्टने। ये बन किससे रहे हैं? वैक्यूल से बन रहे हैं। वैक्यूल्स ज्वाइन होकर ये बना लेते हैं सिस्टने, और फिर ये धीरे धीरे ऐसे वेसिकल्स की फॉर्म में ब्रेक होते रहते हैं। मतलब नीचे से वैक्यूल्स के थ्रू बने, बीच में सिस्टने बन गए, और फिर जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वेसिकल्स की फॉर्म में ब्रेक होते रहते हैं। परफोरेशंस ऐसे बुलबुले से निकलते रहते हैं, इसके ना बबल्स निकलते रहते हैं, एंड दे ब्रेक ऑफ। तो इनका काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स सिंथेसाइज करते हैं और सीक्रीट करते हैं, और प्लांट्स में दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। गोल्गी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये इसका। गोल्गी बॉडी जब प्लांट्स में प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं डिक्टायोसोम। डिक्टायोसोम क्यों बोलते हैं प्लांट्स में इसको? क्योंकि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या आ गए? हमारे सुसाइड बैग्स आ गए, जिनका की कॉमन नेम क्या है? सुसाइड बैग। सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, या आप ये कहिए कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि पूरे सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय करने की, डिसॉल्व करने की ताकत रखते हैं। तो ये लाइसोसोम्स हो गए। लाइसोसोम्स क्या हैं? दे आर सैक लाइक बॉडीज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच कैन डिसॉल्व और डिसओरिएंट द होल सेल। अपने सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन केस कि अगर ऐसा लगे कि सेल डैमेज हो गया है, सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया है जो कि अब क्योर नहीं हो सकता, तो फिर उस सेल को डिस्ट्रॉय करना ही बेटर है, बजाय कि उसको एज सच पड़े रहने दे वहाँ पे, जो और वो फिर दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। उस सेल को लाइसोसोम्स खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, या हाइड्रोलिसिस हो जाता है, सेल अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन टू destroy old and injured cells, injured organelles, so it is, they are also known as suicide bag of the cell. लाइसोसोम है, देखो ये डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसने क्या किया? इसको डाइजेस्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया।
इसके बाद हमारे एक और स्ट्रक्चर पे, दैट इज़ दी सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम क्या है? ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के पास सिचुएटेड होता है। ये क्या है? 9+2 का एक स्ट्रक्चर है, इसमें छोटे छोटे ट्यूब्यूल से मिल के बना है, सेंट्रियोल्स हैं जो। ये 9+2 का मतलब 9 चारों तरफ होते हैं और 2 सेंटर में होते हैं। 9+2 का स्ट्रक्चर है ये, जो है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, 9 चारों तरफ और 2 बीच में होते हैं। तो इट इज़ फाउंड नियर द न्यूक्लियस, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, इट कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स और इट इनिशिएट्स सेल डिवीजन इन एनिमल सेल बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। इसका मेन काम क्या है? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन। जब सेल डिवाइड होने लगता है ना, जब, जिसको हम माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं, माइटोसिस होता है ना पहले, तो माइटोटिक स्पिंडल बनती है एक। माइटोटिक स्पिंडल क्या बनती है कि फाइबर्स निकलते हैं सेल के दोनों एंड से और वो ऐसे सेंटर की तरफ एक्सटेंड होते हैं, ताकि जो सेल्स के कंटेंट है ना, आधा इस तरफ आधा इस तरफ चला जाता है। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। सो वो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उनको, उनकी फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं सेंट्रोसोम्स। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ गए हम प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स कहाँ होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर आपको प्लांट लाइफ में दिखते हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड्स, ग्रीन कलर जहाँ दिखता है वहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, इनके पास कोई कलर नहीं होते, सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं। तो सबसे पहले आ गए आपके क्रोमोप्लास्ट, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स अदर देन ग्रीन। जो भी कलर दिख रहा है प्लांट लाइफ में, that is all because of chromoplasts. They provide color to plant parts, flowers and fruits में, and they help in pollination, dispersal of fruits and seeds. कैसे? By attracting by attracting birds and animals and insects. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड हैं जो कि क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है एंड दस दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हैं तो दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दे रखा है आपको, इसको भी जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो जैसे जो कॉइन्स की जो स्टैक दिख रही है ना, इस एक स्टैक को हम ग्रैनम बोलते हैं, बहुत सारी जो उनको ग्रैना बोलते हैं। और स्ट्रोमा है, ये जो मैट्रिक्स है इसकी, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और क्या दे रखा है यहाँ पे? थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स की स्टैक को ग्रेना। ये जो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है ना, एक कॉइन को थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स इकट्ठे होकर एक के ऊपर एक रख दिए तो वो हो गया ग्रैनम। और ये इतने सारे आपको ये ग्रैनम की स्टैक्स दिख रही है ना, इसलिए इनको हम बोल देते हैं ग्रैनम। थाइलाकॉइड्स के बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी होती है, छोटे छोटे ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं ये। और वो जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो ये ग्रैनम को कनेक्ट करती हैं, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रेट्स। थाइलाकॉइड समझ में आ गया? थाइलाकॉइड इज दिस सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको थाइलाकॉइड बोल रहे हैं। और ये जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स है ये ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, ठीक है। और ये बहुत सारे ग्रैनम जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैना, प्लूरल। ओके काम क्या है इसका? स्टोरेज, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, और फिर उसको फोटोसिंथेसिस हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सेल, अब हम आ गए सेल इंक्लूजन्स पे। सेल इंक्लूजन्स क्या हैं? दीज इंक्लूड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ द सेल। अभी हमने सारे ऑर्गेनेल्स किए थे, मतलब लिविंग थे वो सारे, है ना। सेल दे आर लिविंग, दे आर वर्किंग। अब जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे, या जो वैक्यूल है, वैक्यूल इज नॉन लिविंग, उनको हम सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। सबसे पहले आ गया इसमें सेल इंक्लूजन में वैक्यूल। इट इज नथिंग बट अ हॉलो स्पेस बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसका नाम ध्यान रखिएगा, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर सेल सैप होता है जिसमें कि वाटर, मिनरल्स, शुगर एट्सेट्रा होते हैं। प्लांट सेल्स में काफ़ी बड़ा होता है, एनिमल सेल्स में काफ़ी छोटा होता है एंड नंबर्स में ज़्यादा होता है। यूजुअली प्लांट सेल में एक बड़ा सा प्लांट वैक्यूल होता है जो कि सेल का बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल। एनिमल सेल में तो बहुत छोटा है तो टर्जिडिटी का मतलब नहीं है, प्लांट सेल में इसको अच्छी से शेप प्रोवाइड करता है, पूरे सेल को घेर के रखता है। It stores food and waste materials and in protozoa it is the osmoregulatory organs. protozoans में ये osmoregulation का भी काम करता है, मतलब वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखता है सेल के अंदर। अब हम आ गए ग्रैन्यूल्स पे।
ग्रैन्यूल्स क्या हैं? स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स और ड्रॉपलेट्स जो कि प्रेजेंट है वहाँ पे सेल के अंदर, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. स्टार्च, ग्लाइकोजन, ऑयल, फैट कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स सर्व एज फूड फॉर द सेल, सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. अब आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म. अभी तक हम साइटोप्लाज्म के इंक्लूजन्स पढ़ रहे थे, अब हम आगे प्रोटोप्लाज्म में. सेल ऑर्गेनेल्स जो थे वो भी तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे. अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब सेल पूरा के पूरा, मतलब कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस यहाँ न्यूक्लियस लिखा हुआ है, मैं न्यूक्लियस को लिख दूंगी न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है वो. तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? सेल न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी मैट्रिक्स प्रेजेंट थी और न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो दैट इज नोन एज दी प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. और अगर सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म का मतलब प्रोटोप्लाज्म माइनस द न्यूक्लियस और माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म. मतलब ये सपोज आपका सेल हो गया, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पूरा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है. ब्लू वाला क्या है? साइटोप्लाज्म है. ठीक है. अब देखना, ये ब्लू वाला साइटोप्लाज्म हो गया. अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने ये भी ले लिया, ये न्यूक्लियस के अंदर ये ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है? ये न्यूक्लियस का जो है वो है जेल लाइक मैट्रिक्स, तो ये क्या कहते हैं हम इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म. तो अब इसको न्यूक्लियोप्लाज्म को और इसको साइटोप्लाज्म को ऐड कर दिया तो आपका बन जाता है प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. दैट इज प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज coined by Purkinje. Purkinje fibers भी होते हैं. All the functions of life take place in the protoplasm. It is a complex mixture of organic and inorganic compounds, and the portion of the protoplasm without the nucleus is called the cytoplasm. It contains living structures and non-living substances. Protoplasm के अंदर सारे living cells और cell organelles included हैं and non-living substances भी included हैं. नाउ न्यूक्लियस क्या है भाई? कमांड सेंटर है सेल का. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. दैट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल. इट मे बी ओवल और स्फेरिकल इन शेप. इट इज अ वेरी डेंस बॉडी, डेंस स्फेरिकल बॉडी. इट इज बाउंड बाय 2 लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स. देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड है, और इसके बीच में आपको गैप जो दिख रहा है ना, जहाँ सिंगल लेयर है, इसका मतलब ये पोर है. पोर क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर मटेरियल के और साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं ये पोर्स. ये हैं न्यूक्लियर पोर्स. 1 2 यहाँ पे कम दिखा रखे हैं, बहुत सारे होते हैं. ओके. तो ये क्या कर रहे हैं? कनेक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं. यहाँ का सामान बाहर लेके जा रहे हैं, बाहर का सामान अंदर लेके जा रहे हैं, या मैसेजेस पहुँचा रहे हैं, जो भी. So nuclear membrane is double layered structure and it has got nuclear pores. न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. ठीक है. और क्या होते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं. जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है, सेल नॉर्मल है, डिवाइड नहीं कर रहा है, तो जो डीएनए उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. डिफरेंट कलर लेते हैं. ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स. जब सेल डिवाइड होने जाता है, डिवीजन फेज में जाता है, माइटोसिस मियोसिस में, तो ये जो फाइबर्स हैं ये डेंस स्ट्रक्चर अज्यूम कर लेते हैं, इस तरीके से बन जाते हैं. अरे यहाँ बनाती हूँ. इस तरीके से बन जाते हैं ये फाइबर्स जो हैं वो इस तरीके से कन्वर्ट. इसको डिफरेंट ले लो आप. सेंटर पोर्शन इसका सेंट्रोमियर, ये हो गए, ये एक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्रोमैटिन फाइबर्स दे रीअरेंज टू फॉर्म सच स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज क्रोमोसोम्स. हर पर्टिकुलर एनिमल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होते हैं. हर पर्टिकुलर एनिमल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होते हैं और उतने क्रोमोसोम्स उसके हर सेल में प्रेजेंट होते हैं. ओके. So now आगे, it contains a gelatinous nucleoplasm within which chromatin material is present. During cell division, chromatin fibers rearrange themselves to form chromosomes. ये क्या है? एक क्रोमोसोम है. Inside the nucleus lies a denser body, that is the nucleolus. Nucleolus contains RNA and it helps in protein synthesis. ये nucleolus हो गया. इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. इसके अंदर RNA होता है. न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हो गए? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन.
Chromatin fibers or DNA present in the nucleus helps in transmission of hereditary characters from the parents to the offspring. कैरेक्टर्स का भी ट्रांसफ़र कर रहा है, और भी बहुत काम करता है, लेकिन अभी इतना ही बहुत है. नाउ न्यूक्लियस इंक्लूड्स क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या है? दे आर द बेरर ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स. क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, उनके ऊपर जीन्स अटैच्ड होती हैं, जो कि जीन्स का क्या काम होता है? जीन्स छोटे छोटे ना स्पेसिफिक यूनिट हैं, जीन्स यूनिट है क्रोमोसोम्स का, ये हेरिडिटरी यूनिट्स हैं, और जीन्स कैरेक्टर्स को कैरी करती हैं. जैसे कि आपकी फिंगर की शेप है, नेल की लेंथ है, नेल की शेप है, आपकी आइज़ की शेप है, आइज़ का कलर है, हेयर की लेंथ है, हेयर की शेप, हेयर का कलर, फेस का स्ट्रक्चर, आपका कॉम्प्लेक्शन, हर चीज़ हमारी बॉडी का जो भी कैरेक्टर है, जो कि हमें दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, मतलब विजिबल इनविजिबल जो भी कैरेक्टर हैं, दे आर ऑल रेगुलेटेड बाय जीन्स. जीन्स कैरी करती हैं. जीन्स हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको कैरी करती हैं हमारे, तभी तो पेरेंटल कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं. किसके थ्रू आते हैं? जीन्स के थ्रू आते हैं. सो जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी. तो क्रोमोसोम्स आर द बेरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, या हेरिडिटी के यूनिट्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, जीन्स, एंड दे कंटेन डीएनए. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डेफिनेट इन ईच स्पीशीज. जैसे हमारी ह्यूमन बींग्स में वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर. 46 chromosomes are present in the nucleus. Chromosomes carry genes which transmit genetic characters from the parents to the offspring. Chromosome number in different organisms दे रखा है. लायन में कितना दे रखा है? लायन और टाइगर दोनों में 38 है. डोमेस्टिक कैट में भी 38 है. लेकिन वो जिस तरीके से अरेंज है ना क्रोमोसोम्स और जीन्स क्रोमोसोम्स में किस तरीके से अरेंज है, उसके हिसाब से उनके वो जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. ह्यूमन बॉडी सेल्स में दे रखा है गार्डन पी, अनियन, मेज, व्हीट, इन सब के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे रखे हैं आपको. ओके, नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स मेक्स डिफरेंस इन कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. समझ में आया कि एक क्रोमोसोम पे एक जीन किस जगह पे प्रेजेंट है, उसकी अगर जगह चेंज हो जाती है तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है ऑर्गेनिज्म की. अब आए हम न्यूक्लियोलस पे. न्यूक्लियोलस क्या है? दीज आर द डेंस बॉडीज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. दे कंटेन आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. देन सेल वॉल. सेल वॉल सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. इट इज फ्रीली परमिएबल. इसका मेन काम क्या है? ये देखो, सेल्स जो होते हैं वो तो एनिमल्स की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है. प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड रहते हैं, या जो घर में रहते हैं इंडोर प्लांट्स, उनकी हम बात छोड़ दें तो नॉर्मली प्लांट्स जो हैं वो बाहर हार्श एनवायरनमेंट को बेयर करते हैं. इसीलिए उनके पास एक आउटर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स मूव नहीं कर सकते. आंधी आएगी, बहुत तेज़ धूप आएगी, बारिश आएगा, तूफान आएगा, एनिमल्स भाग जाएंगे, कहीं ना कहीं शेल्टर ले लेंगे, लेकिन प्लांट्स दे कैन नॉट रन अवे. सो दे हैव गॉट अ नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो कि उनकी सेल को कवर करता है. दैट इज़ द सेल वॉल. Okay, so it is freely permeable. It function क्या है? It gives shape, provides strength and helps the substances to enter and exit without any obstacle. सब आ जाओ, सबके लिए फ्री एंट्री, आ जाओ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. तो इट इज़ फ्रीली परमिएबल. सेल मेम्ब्रेन क्या थी? सिलेक्टिवली परमिएबल थी. अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहला क्या है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, मतलब उनकी बॉडी में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं. तो अगर एक ही सेल प्रेजेंट है तो वो क्या हो गए? यूनिसेलुलर. और एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं तो वो हो गए मल्टीसेलुलर. ठीक है. द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर. उनकी सारी जो लाइफ प्रोसेस है वो एक सेल में ही खत्म हो जाती है, उनकी पूरी जिंदगी. एग्जाम्पल हो गया अमीबा, बैक्टीरिया एट्सेट्रा. मल्टी सेलर हो गए जिनके एक से ज़्यादा सेल हों, चाहे 2 हों, चाहे 10 हों, चाहे मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस, तो वो जो हैं वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. उनकी जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैव बीन असाइंड डिफरेंट फंक्शंस. मतलब इनमें क्या होता है? सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर गिवन अ सर्टेन फंक्शन, कि भाई आपको ये काम करना है. कुछ सेल्स जो होंगे वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, कुछ प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, कुछ क्या होंगे? सिक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे, कुछ कंडक्शन में इन्वॉल्व होंगे. तो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं.
जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हमें अलग अलग लोगों को बता देते हैं ना कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपको ये काम करना है, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, ये काम करना है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसको टेक्निकल इश्यूज़ को डील करना है। तो इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग लोगों को अलग अलग जॉब असाइन कर दी। तो ऐसी सेल्स में भी अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर असाइंड सर्टेन जॉब्स, उसको हम बोल देते हैं टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर नोन एज टिश्यूज। ओके, ये हो गया मल्टीसेलर। ये पहला बेसिस हो गया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। अब दूसरा हो गया बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो सेल्स क्या होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो क्या होते हैं। तो जिनमें एब्सेंट है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिनमें प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होगा, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विद एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म नोन एज न्यूक्लियोइड। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोइड होता है। मतलब देयर इज नो क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, मर्ज्ड है आपस में, और सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया में। देखो ये डीएनए पड़ा हुआ है, तो ये इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज़ अ बैक्टीरियल सेल। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एक प्रॉपर, और डिस्टिंग्विश्ड है सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म के बीच में क्लियर बाउंड्री है। So these are the organisms consisting of cells with a well-defined nucleus and membrane-bound organelles. इनकी जो organelles होते हैं उनमें भी proper membranes से वो encircled होते हैं, membranes के through defined होते हैं। ओके, यहाँ पे हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, उसमें और भी पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें प्रेजेंट होती है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, जिनमें एब्सेंट होती है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ये कर रहे हैं हम, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी कई बार लिखने को आ जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, पी से ध्यान रखना, पी से प्रिमिटिव, पी से प्रोकैरियोटिक सेल है तो दीज आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब आप समझते हो, जो कि बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। तो दीज आर प्रिमिटिव सेल्स हैं, दे आर स्मॉल इन साइज, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। उसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियोइड, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियर सब्सटेंस है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम, सेल डिविजन बाय फिशन और बडिंग, दैट इज बैक्टीरिया। और एक और आप इसमें लिख सकते हैं कि दे हैव 70s राइबोसोम्स, ठीक है। देन यूकैरियोटिक सेल में आ गया, दे आर बिगर इन साइज, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, दे हैव मोर देन वन क्रोमोसोम, सेल डिविजन इज ईदर माइटोटिक और meiotic, that is plants and animals, and they have 80s राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये आपके 5-6 डिफरेंसेस हो गए बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल का कई बार डायग्राम देते हैं बैक्टीरियल सेल का, और उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये प्लांट और एनिमल सेल के बेसिक डिफरेंस दे रखे हैं, ये भी आपको आने ही चाहिए। डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, प्लांट सेल का भी एनिमल सेल का, खैर बहुत छोटी क्लास से हम बनवाते रहते हैं, बनाने को तो नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम दे के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फंक्शंस पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का हो गया। इनके डिफरेंस क्या दे रखे हैं, देखिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत प्रोमिनेंट होता है, बड़ा सा होता है, सिंगल होता है यूजुअली, इसमें वैक्यूल बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे टेम्परेरी होते हैं। साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म डेंस होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे एनिमल्स में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। So this was all about the chapter. Now we move on to the solved questions. Questions बहुत सारे दे रखे हैं, उनको देखते हैं। देखो आपको सिंपल सिंपल है, मैं अगर एक एक के बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, चलिए, क्योंकि ये तो कवर करना बहुत ज़रूरी है। पहले है नेम द फॉलोइंग, द साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व कॉक सेल एंड, जिसने कि सेल वर्ड कॉइन किया तो वो रॉबर्ट हुक हो गया। वन ऑर्गेनेल बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया लिख दीजिए, सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम लिख दीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया हो गया, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग सेल हो गया। साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म। कहाँ गए नेक्स्ट लॉन्ग, एक मिनट मैंने मिस कर दिया क्या, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ 7th थी तो हाँ ठीक है। 8th वाला क्या है, द लॉन्गेस्ट सेल
in human body, nerve cell या neuron, an organelle present only in animal cell, तो animal cell का कोई भी एक organelle, centriole बोल दीजिए, centrosome. And then structure present only in plant cells, cell wall या chloroplast. The powerhouse of the cell, mitochondria, suicide bag of the cell, lysosome. Plastid which provides yellow color to the petals. तीन तरह के प्लास्टिड पढ़े आपने, कौन कौन से पढ़े? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. तो येलो कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट. ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट. पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल. The control center of the cell, nucleus. Semi-permeable membrane, nuclear membrane या plasma membrane, कोई भी आप लिख सकते हैं. A non-living structure present only in plant cell. Plant cell में non-living structure कौन सा present होता है? Cell wall. Bearer of heredity. Bearer of heredity क्या है? Genes. अरे यार ऊपर चले गए. बेरर ऑफ हेरिडिटी हो गए जीन्स. ये देखो यहाँ पे ना सारे दे रखे हैं ये आंसर्स. जीन्स कहाँ गए? पेयर ऑफ हेरिडिटी, जीन्स या क्रोमोसोम्स दोनों लिख सकते हैं आप. द मेम्ब्रेन कवरिंग द वैक्यूल, टोनोप्लास्ट. द फ्यूल प्रेजेंट इन द वैक्यूल, सैप. उसको सैप बोलते हैं, सेल सैप. तो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको, ये रहा, कहाँ गया? सो सॉरी. ओके, फ्लूइड प्रेजेंट इन द वैक्यूल इज द सेल सैप. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है? राइबोसोम्स. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स. आप न्यूक्लियोलस भी लिख सकते हैं यहाँ पे. यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द सेल. ये सारे आंसर्स दे रखे हैं देखो नीचे. सेल विदाउट न्यूक्लियस, कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं होता? मैच्योर सेल में, आरबीसीज में, ह्यूमन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है. देन एन ऑर्गेनेल अदर देन राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम के अलावा न्यूक्लियोलस प्रोटीन सिंथेसिस करता है. किचन ऑफ द सेल हो गया क्लोरोप्लास्ट. अ स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. अ स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल जो फॉर्म होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, वो डिक्टायोसोम्स के थ्रू होती है. डिक्टायोसोम्स क्या थे? जो गोल्गी बॉडीज की जो फॉर्म होती है. ठीक है, गोल्गी बॉडीज को डिक्टायोसोम्स बोलते हैं प्लांट्स में. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर द जीन्स. द पर्सन हु प्रपोज दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये कौन थे? हमारे रुडोल्फ वर्शाव. The smallest cell is mycoplasma, which is a bacteria. First person to observe the living cell was Anton von Leeuwenhoek. उन्होंने जब अपनी माइक्रोस्कोप बनाई प्रिमिटिव सी, तो उसके थ्रू उन्होंने एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया. Then Curlis plastid that stores food is the leucoplast. So ये थे सारे नेम द फॉलोइंग. इनके आंसर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, दिक्कत नहीं होगी आपको. उसके बाद हम आ गए फिल इन द ब्लैंक्स में. फिल इन द ब्लैंक्स देखिए कितने हैं? 18 हैं. 18 फिल अप्स हैं और इनके भी आपको आंसर्स दे रखे हैं. तो आप देख सकते हैं. डैश इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल हो जाएगा. टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय. ये सारे आपको आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं. ठीक है, पर्किंजे फाइबर्स, पर्किंजे. Robert Brown discovered the nucleus. Cell wall is made up of cellulose. Cell membrane is semi-permeable. Dash is present only in an animal cell, वो centrosome हो गया. Dash is a contractile cell. Contractile cell होते हैं WBC. Seat of protein synthesis, ribosome. Part between plasma membrane and nucleus. Plasma membrane और nucleus के बीच का जो part होता है उसको हम बोलते हैं cytoplasm. Dash is the green pigment present in chloroplast, chlorophyll. Dash provides storage to plant cell. क्या? वैक्यूल. वैक्यूल कंटेन्स सेल सैप. वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है. वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ये ध्यान रखिएगा. पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे तो ये बताना मैं भूल गई थी कि जो स्ट्रोमा होता है और थाइलाकॉइड्स होते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन होते हैं. जो फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा. ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का, ये भी आप क्लास 10th में पढ़ेंगे डिटेल्स में. इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा और द ground substance or the matrix of the chloroplast, and the light reaction takes place in the grana, आप लिख सकते हैं. ठीक है, the thylakoids या granum. The thread-like structures present in the nucleus is chromatin fibers. ठीक है, chromosomes मत लिखनिया, chromatin, ये chromosomes मत लिखिएगा, chromatin fibers. ओके, क्योंकि chromosomes they are thickened.
Dash is the powerhouse of the cell. Mitochondria cell membrane is made up of proteins and phospholipids. So by sandwich model जो है bilipid layer. Cell wall is dash permeable, freely permeable. Dash initiates cell division in animals. Centrosome जो है वो cell division को start करता है animal cells में. तो ये हो गए आपके फिलअप्स. अब आ गए हम true और false पे. True और false में क्या दे रखा है, कितने हैं, ज़्यादा नहीं है, only 10. Chromosomes are present in cytoplasm, obviously false. All cells have cell wall, false. Chromoplast contains chlorophyll, false. Chloroplast contain chlorophyll. Ribosomes are the sites of proteins, and this is true. All living organisms originate from a single cell. True. Golgi bodies are the storehouse of energy. False. Mitochondria are the storehouse of energy. अच्छा, true false जब आप करो ना तो इसको करेक्ट करके करेक्ट आंसर भी लिखो, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है कि करेक्ट इफ फॉल्स देन राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको करेक्ट करना भी आना चाहिए. सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, यस ट्रू. Plant cells contain small vacuole, no, false, they contain very big vacuoles. Shape of the cell depends upon its function. Shape and structure of the cell, yes, it does depend upon the function of the cell. Mitochondria are the controlling center of the cell, no, they are the respiratory centers of the cell. ये मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए. एमसीक्यूज इसमें कम दे रखे हैं, एमसीक्यूज बहुत सारे हैं. आपको जो मैंने कोर्स प्रोवाइड कर रखा है उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं. अ सिंगल मेम्ब्रेन, आपके क्योंकि आजकल एमसीक्यूज़ आते हैं, ये क्वेश्चंस भी जो दे रखे हैं ये भी एमसीक्यू में कन्वर्ट होकर आ जाते हैं. अ सिंगल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम, बाकी सारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं. विच इज़ द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेंट्रोजोम इज फाउंड इन, कहाँ होता है सेंट्रोजोम, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस. सेंट्रोजोम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो ये किस में होते हैं, बैक्टीरिया में. एक्सपैंड द फॉलोइंग आरएनए, डीएनए, एटीपी. आरएनए हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एटीपी हो गया एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी हो जाएगा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एएमपी हो जाएगा एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट. तो ये ध्यान रखिएगा. अब मैचिंग आ गई आपकी, इसके भी नीचे आंसर्स दे रखे हैं, फिर भी हम कर लेते हैं जितना हो पाए हमसे. वैक्यूल, वैक्यूल में होता है सेल सैप. उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल में होता है सेलुलोज. फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल भी होता है लेकिन कंट्रोल सेंटर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. देन गोल्गी बॉडीज़, गोल्गी बॉडीज़ क्या करती हैं, गोल्गी बॉडीज़ मेन काम होता है उनका सिक्रीटरी मटेरियल, सिक्रीशन है ना. तो ये हो गई क्लोरोप्लास्ट. ओके, अब हम और कलर ले लें इसमें. अरे क्या होगा इसको, हाँ डिफरेंट कलर्स लेते हैं. और कौन सा कलर लें, हम लेते हैं ये वाला लेवेंडर. ओके, अब क्या है क्लोरोप्लास्ट. इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम है. क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है, ग्रीन पिगमेंट तो क्लोरोफिल होता है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन से रिलीज ग्रीन पिगमेंट ही दे रखा है. एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट नहीं होना चाहिए, फिर ये क्लोरोफिल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी क्लोरोप्लास्ट, इट शुड बी क्लोरोफिल, है ना, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट की बात कर रहे हैं ये. ओके, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या काम करता है, सेंट्रियोल काम करता है सेल डिवीजन का. नेक्स्ट आ गए राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या, कलर नहीं चेंज हुआ. राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. उसके बाद हम आ गए माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू. ठीक है, फिर आ गए हम किस पे, पिंक वाला कर लिया था हमने, ये वाला सेम कलर आ रहा था ना ये तो. ओके, ये कौन सा कलर था हमने पहले ले रखा था, येलो. और ये तो डार्क हो जाएगा थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं ऐसे ही कर लेते हैं. ओके, लाइजोसोम जो है वो हमें पता है क्या करते हैं, दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड बचे क्रोमोसोम्स, दे आर दी हेरिडिटरी मटेरियल. तो ये आपका हो गया मैचिंग. ठीक है, अब स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फंक्शन. इतने सारे फंक्शंस दे रखे हैं, अब मैं इसको एक एक करके पढ़ूंगी नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं, देखो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, मेन मेजर फंक्शंस दे रखे हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं, आपको पता है. न्यूक्लियस का फंक्शन दे रखा है, वैक्यूल का, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोप्लास्ट, सबके फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ लीजिएगा.
देन ल्यूकोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के भी। अब आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। डिस्टिंग्विश एक एक दो दो पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट कर रखा है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं सारे पढ़ नहीं रही हूँ, सिंपल है, जो हमने एक्सप्लेन किया वही है, ठीक है। ये दीज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब इसके बाद क्या है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो कलर्ड होते हैं, क्लोरो सिर्फ ग्रीन होता है। फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है, क्रोमो पोलिनेशन में हेल्प करता है। प्लांट सेल, एनिमल सेल पहले ही हो गया। क्रोमोजोम और सेंट्रोजोम, क्रोमोजोम तो भाई अलग ही चीज़ है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंस दे रखे हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का डिफरेंस। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम और राइबोसोम के डिफरेंस दे रखे हैं, साइटोप्लाज्म और सेल सैप के बीच में डिफरेंस दे रखे हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सब डिफरेंसेस हो गए। अब आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपके 2 मार्क्स से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो। व्हाट इज द सेल, व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोप्लाज्म, व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन कंसिडर्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हिच ऑर्गेनेल इनिशिएट्स सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ये सेल, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जांपल्स हैं, इनको चेंज करके भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कोई आपका फिलअप है, उसको हम एमसीक्यू की फॉर्म में दे सकते हैं, उसमें एक आध ऑप्शन ऐड ऑन करके, या एमसीक्यू को फिलअप में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो जैसे टीचर की, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर आपकी कितनी इनोवेटिव है, वो किस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस को बना के आपको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, which what are chromosomes, state the properties of cytoplasm, what is the importance of vacuole, what are plastids, then next, size and shape of the cell depends upon its function, comment how, मतलब कैसे, what does omnicellular mean, किसने बोला था, रुडोल्फ वर्शाउ ने। why are the cells generally small in size, who formulated the cell theory, then what are the main points of cell theory, main postulates of cell theory, protoplasm cannot be analyzed chemically, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन नॉट बी एनालाइज्ड केमिकली, व्हाई, क्योंकि आप उसको, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटोप्लाज्म, जैसे ही आप उसको निकालोगे ना एनालाइज करने के लिए, इट विल बिकम डेड। तो लिविंग फॉर्म में उसको एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, बिकॉज इट सीजेस टू बी प्रोटोप्लाज्म एज सून एज इट इज रिमूव फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म एज लॉन्ग एज इट इज लिविंग। जैसे उसको रिमूव किया, इट इज डेड एंड इट इज अ डेड स्ट्रक्चर, इट इज नो लॉन्गर द वंडरफुल लिविंग प्रोटोप्लाज्म। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये तो नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताओ। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, विच टू सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन, और ठीक है, ओके फिनिश। अब ये आ गए हम फिगर वाले क्वेश्चंस पे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। ये फिगर देके जो आते हैं ना, ये तो आते ही आते हैं आपके एग्जाम्स में। पहला क्या दे रखा है, सेल की फिगर दे रखी है, आपको दिख रहा है ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, क्योंकि आपको इसमें दिख रही है कि बाहर क्या है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ये हो गई सेल वॉल, ठीक है, और ये अंदर वाली हो गई सेल मेम्ब्रेन, और ये बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले लेबलिंग कर दो, नंबर 1 हो गई सेल वॉल, नंबर 2 हो गई सेल मेम्ब्रेन, नंबर 3 हो गया साइटोप्लाज्म, नंबर 4 क्या होगा, देखो नंबर 4 जो है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, न्यूक्लियस। नंबर 5 क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 6 वैक्यूल, नंबर 7 क्लोरोप्लास्ट। अब is it a plant or an animal cell? Of course it is a plant cell. Why? Because it has got cell wall and it has also got chloroplast. तो reason हो गया, state the functions of the parts 1, 4, 5 and 7. 1 was cell wall protection हो गया, 4 क्या है, nucleus control center, 5 क्या है, mitochondrial respiratory center, 7 क्या है, chloroplast, ये photosynthesis perform करता है, ठीक है, सिंपल। फटाफट फटाफट एग्जैक्ट आंसर बताइए, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हो गया, फिगर शोज एन ऑर्गेनेल, नेम द ऑर्गेनेल, ये आपको समझ में आ रहा है ऑर्गेनेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो गया ये।
इन विच सेल? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. लेबलिंग कर दीजिए. नंबर 1 क्या हो गया इसकी? आउटर मेम्ब्रेन. नंबर 2 इनर मेम्ब्रेन. नंबर 3 क्या हो गया इसका? साइटोप्लाज्म, या आप इसको स्ट्रोमा भी लिख सकते हैं. साइटोप्लाज्म की जगह आप स्ट्रोमा लिखें तो बेटर रहेगा. ठीक है. और नंबर 4 क्या हो गए? ग्रैनम, thylakoids. The next is the figure shows a certain structure of a cell. Name the structure. अभी ये कौन सी फिगर दिख रही है आपको? This is nucleus. Why is it important to the cell? भाई important क्यों है? Because it controls, regulates all the activities of the cell, and it also contains the genetic material of the cell. Is this structure present in all the cells? If not, mention this cell. It is present in almost all the cells except mature human RBCs. Mature human RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता है. द फिगर शोज, अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया की लेबलिंग कर दीजिए. व्हाट इज द फंक्शन? पहले लेबल कर देते हैं. चलिए, नंबर 1 हो गए क्रिस्टे. ये इंटरनल फोल्ड्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, वी कॉल देम क्रिस्टे. ओके. नंबर 2 क्या है इसकी? आउटर मेम्ब्रेन है. और नंबर 3 क्या है इसकी? मैट्रिक्स है. ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है. फंक्शन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन. इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सेल. यस, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सेल बिकॉज इट produces energy and stores it in the form of ATP. दोनों चीज लिखिएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एनिमल सेल की फिगर दे रखी है यहाँ पे. इस पे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं. लेबल द पार्ट्स 1 to 8. लेबलिंग कर लीजिए. नंबर 1 क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गई. नंबर 2 हो गया सेंट्रोजोम. नंबर 3 कहाँ है? नंबर 3 हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नंबर 4 न्यूक्लियस. नंबर 5 साइटोप्लाज्म. नंबर 6 क्या है? गोल्गी बॉडीज हैं. एंड नंबर 7 हो गया छोटा सा एक वैक्यूल. नंबर 8 भी दे रखा है. नंबर 8 है माइटोकॉन्ड्रिया. तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं. नेम अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दिस सेल दैट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल. तो प्लांट सेल्स में क्या एब्सेंट होता है? हमारा नंबर 2 जो कि सेंट्रोजोम है, दैट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल. What is the function of part 1 labeled in the physiological activities of the cell? Part 1 cell membrane क्या करता है physiological activities में? Semi permeable membrane. It allows the passage of certain materials through it. Then write one difference between part 1 and cell wall in permeability. सब पार्ट 1 क्या है? सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में डिफरेंशिएट करिए. तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज डिफरेंशियली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल. एंड सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल. सब आ जाओ, सब चले जाओ. ओके. नेक्स्ट फिगर. स्टडी द फिगर. ये तो दोबारा से वही क्लोरोप्लास्ट का दोबारा से डायग्राम दे दिया है. तो लेट अस स्किप. नेक्स्ट व्हाट इज द फिगर डिपिक्ट? राइट द फंक्शन ऑफ इट. ये क्या है? सेंट्रोजोम है. इसका फंक्शन क्या होता है? इट इनिशिएट्स सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स बाय प्रोवाइडिंग स्पिंडल फाइबर्स. अब आपको ये फिगर वाले क्वेश्चंस हो गए. अब कुछ ब्रेन टीजर्स दे रखे हैं. विच ऑर्गेनल इज नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन? राइबोसोम. विच सेल इज विजिबल बाय नेकेड आई? एग्स ऑफ बर्ड्स एंड लिजर्ड. ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा सेल होता है. हेन का एक दिखता है, दैट इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. रॉ मैंगो इज ग्रीन इन कलर व्हाइल राइप वन इज येलो. रीजन बताइए. क्योंकि रॉ मैंगो जो है वो ग्रीन होता है, उसमें जो पिगमेंट है वो क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है. जब वो राइप होता है तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसमें क्रोमोप्लास्ट की तरह क्रोमोप्लास्ट बन जाता है क्लोरोप्लास्ट की जगह. एंड नए पिगमेंट्स आ जाते हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एटसेट्रा. दैट इज व्हाई इट इज रेडिश येलो इन कलर. नाउ यू हैव बीन गिवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस. चिल्ड्रन, मैंने पिछले चैप्टर में भी बोला था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लीजिएगा एंड देन आई विल गिव यू द आंसर्स. लेकिन आपने किए नहीं वो, और मुझे किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बच्चों ने. आई डोंट नो वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, बट अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा. देन यू कैन आस्क मी दी आंसर्स. इनफैक्ट आपको आ जाएंगे, लेकिन बाई चांस नहीं आते हैं देन यू कैन आस्क. ओके. ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं. ठीक है. ये हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये. और उसके बाद एक टाइप सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट भी है एक. ठीक है. इसमें ये कंप्लीट द फॉलोइंग दे रखे हैं, फिर ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, फिर मैचिंग दे रखी है. देन second level few questions, then level 3, then again few more questions. So these are also quite important questions, and they are छोटे questions हैं, only 10 in number. So please attempt them also, and do let me know if you face any issues.
ओके, सो दैट्स इट, वी आर डन विद द चैप्टर 2 नाउ. एक चीज़ और बताइए, आप मुझे ये बताइए कि मैं सीक्वेंशली कंटिन्यू करूँ, मैं चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 कराऊँ जो टिश्यूज़ है आपका, या फिर मैं चैप्टर 9 ले लूँ, उल्टा कर शुरू कर दूँ. मैं सोच रही हूँ कि 9 चैप्टर्स तो आपके करा दो रिवाइज, है ना. तो 9th चैप्टर है आपका वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला है. हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला. तो वहाँ से स्टार्ट कर लें, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ट्रू तो हो गया, या फिर ऐसे ही चल रहे हैं 3, 2. ये मुझे आप बताइएगा एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर इश्यूज. अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओके, टेक केयर, एंजॉय योर स्टडीज़ एंड स्टडी वेल, लर्न वेल. थोड़ा टाइम दो स्टडीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है ना. ओके.